लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 5वें चरण का चुनाव आज समाप्त हो गया। इसी के साथ 12 जिलों की 61 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ और कुल 54% वोटिंग हुई। लेकिन इस बीच खबरों के केंद्र में क्या रहा वो मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि प्रधानमंत्री का वो कौन सा बयान आज मीम बन रहा है, कौन से बयान पर प्रधानमंत्री की सबसे ज़्यादा आलोचना हो रही है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री के क्रांतिकारी टास्क की चर्चा हो रही थी। जैसा उन्होंने कोरोना के टाइम पे ताली थाली बजाओ का टास्क दिया था, उसके बाद उनका बयान कि नाली के गैस से चाय बनाने वाला, पकौड़े बनाने को रोजगार बोलना, कुछ उसी तरह का एक नया बयान आया है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस पूरी प्रक्रिया का विश्लेषण कर लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं कि आज पूरा दिन हुआ क्या। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि 12 जिलों की 61 सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद अब यूपी में कुल 272 सीटों पर वोट पड़ चुका है, यानी कि मामला अब केवल 131 सीटों का बचा है। 131 सीटों का चुनाव अगले चरण में होगा, 6वें और 7वें में। 6वां चरण के केंद्र में गोरखपुर है और 7वें के केंद्र में बनारस है। लेकिन आज के दिन भर के चर्चा का विषय रहा ईवीएम के साथ साथ कुंडा और केशव प्रसाद मौर्य की सीट सिराटू। आज ईवीएम की 200 से ज़्यादा शिकायतें आई। 200 बूथ केंद्रों पर ईवीएम की शिकायतें आई, जिससे मतदान बाधित हुआ। इसलिए जो 54% वोटिंग कही जा रही है वो थोड़ी बढ़ भी सकती है, क्योंकि बहुत सारी जगह वोटिंग लेट से शुरू हुई, कहीं कहीं पर वोटिंग रुक गई, इसलिए बहुत सारी जगहों मतदान अभी तक चल भी रहा है। इसलिए इसको हम 56 का आंकड़ा लेकर चल सकते हैं। लेकिन प्रयागराज, अयोध्या, प्रतापगढ़, सिराथू और गोंडा में सबसे ज़्यादा ईवीएम की शिकायतें आई। वहीं सपा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 75 से ज़्यादा शिकायतें चुनाव आयोग से दर्ज कराई और ईवीएम की गड़बड़ी की शिकायतें की। अब इसके बाद बड़ी खबर है कि इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को लेकर कहा जा रहा था कि पूरी चुनाव प्रक्रिया बिल्कुल शांतिपूर्ण है, लेकिन कुंडा जो कि राजा भैया का इलाका है, राजा भैया वहाँ से 6 बार विधायकी जीत चुके हैं, मंत्री भी रहे हैं, दबंग नेता हैं, बाहुबली हैं। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो सामंती नेचर के हैं। उनके समर्थकों द्वारा वहां के सपा प्रत्याशी गुलशन यादव पर हमला किया गया। गुलशन यादव की गाड़ी में तोड़फोड़ किया गया और फायरिंग भी की गई। बकौल गुलशन यादव बताते हैं कि मैं बाल बचा, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। और इसके बारे में अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है कि शीशे तोड़ने से हौसला नहीं टूटेगा, कुंडा में गुलशन होगा। वहीं पर प्रतापगढ़ के पट्टी में सपा प्रत्याशी पवन सरोज पर भी हमला हुआ, उनके साथ भी मारपीट हुई। और कुंडा में जैसा कि राजा भैया पहले ही धमकी दे चुके थे कि सपा को वोट नहीं पड़ने देंगे, वैसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला जब एक वोटर को राजा भैया के समर्थकों ने मार दिया, उनको पीटा और उनके सर से खून बहने लगा। वोटर का नाम था राकेश पासी। अनुसूचित जाति के इस वोटर को सताया गया, उनके साथ मारपीट की गई। अब बात करते हैं थोड़े से आगे की राह कैसी है। क्या अयोध्या में जिस तरह से हुआ, उस तरह से जिस तरह से अखिलेश यादव की रैली निकली और पूरी अयोध्या लाल हो गई थी, उसके बाद से क्या चुनावी माहौल बदलेगा? पहले बदलने से पहले पास्ट जान लेते हैं, भूत जान लेते हैं कि पहले के चुनाव में क्या हुआ था। पहले के चुनाव की अगर बात करें तो इन 61 सीटों में से 50 सीटें भाजपा के खाते में गई थी, 5 सीटें सपा के खाते में गई थी, बीएसपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 1 और 2 निर्दलीय जीते थे। लेकिन इस बार गणित अलग है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो सोशल इंजीनियरिंग दिखाई है, जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ है, वो भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि भले ही अयोध्या राम की नगरी हो, वहाँ पर वोट कास्ट के हिसाब से भी पड़े। सपा से पवन पांडे थे जिनके पक्ष में ब्राह्मण वोट भी पड़ रहे थे। वहीं बगल में अयोध्या की एक विधानसभा सीट जहां गोसाईगंज में, जहां पे सपा के प्रत्याशी ठाकुर थे और भाजपा के प्रत्याशी ब्राह्मण थे, खब्बू तिवारी, उनके पक्ष में ब्राह्मण वोट पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं अब पूर्वांचल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, तो पूर्वांचल में कास्ट बहुत ही ज़्यादा मैटर कर रहा है। इसलिए प्रत्याशियों की जाति, वोटरों की जाति से बहुत कुछ मायने रख रही है और इसीलिए भाजपा ने यहाँ पर बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी, क्योंकि भाजपा ने
2017 के चुनाव में अति पिछड़ों और पिछड़ों को साध लिया था। गैर यादव, गैर जाटों जैसे जुमले का इस्तेमाल करके ओबीसी की गैर यादव जातियों को साध लिया था। लेकिन इस बार वो जुमला नहीं चल रहा है, क्योंकि सपा ने भी गैर यादव टिकट का बंटवारा बहुत ज़्यादा किया है और वही हाल बसपा का भी है। गैर जाटों टिकटों में बंटवारा उसका भी हुआ है। अब आते हैं प्रधानमंत्री की उस बात पे। प्रधानमंत्री की तमाम क्रांतिकारी बातें हम लोग सुनते रहते हैं, तमाम क्रांतिकारी आइडिया उनके दिमाग से आते रहते हैं, कभी कभी उनके मन से भी आते हैं, जैसे कि नाले की गैस से चाय बनाना, बादलों से छुप के रडार से बच जाना, और वो जो उनका सबसे फेमस जो उनके मन की बात थी, उनका जो आइडिया था कि पकौड़े बनाना भी एक रोज़गार है। उसके बाद से एक और फेमस क्रांतिकारी आइडिया प्रधानमंत्री जी के मन की बात से निकला है। दरअसल आज रेडियो पे प्रधानमंत्री जी मन की बात कर रहे थे, तो उन्होंने भाषा के प्रचार के लिए, भाषा की एकरूपता के लिए, उत्तर प्रदेश की भाषा केरल पहुंच जाए, कन्नड़ की भाषा मराठियों के पास पहुंच जाए, इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया दिया है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया तंजानिया के दो भाई बहनों के। ये दोनों भाई बहन किली और नीमा, ये दोनों क्या करते हैं, जो गाना ट्रेंडिंग होता है, खास करके इंडियन सिनेमा के गाने, उन पर ये लोग टिकटॉक बनाते हैं, रील बनाते हैं। इनका एग्जाम्पल देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं से अपील की कि आप भी इस तरह की वीडियो बनाएं, गानों पर लिपसिंग करें, जिससे भारत में भाषा का प्रचार होगा, सब एक दूसरे की भाषा जानेंगे। हालांकि ये आइडिया सुनने के बाद बहुत सारे भाषा वैज्ञानिक मूर्छित हो गए हैं, उनका दिमाग चकरा गया है कि ये आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया, आखिर प्रधानमंत्री के दिमाग में ही इतना क्रांतिकारी आइडिया क्यों आता है। इसके साथ साथ आलोचना भी हुई। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जब वीडियो बनाने की बात कर रहे हैं युवाओं से, तो उनकी इस बात पे भी आलोचना हुई कि ऐसे वक्त में जब बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, प्रधानमंत्री जी युवाओं से वीडियो बनाने की अपील कर रहे हैं। उनके लिए रोजगार के नए साधन मुहैया कराने की ज़रूरत के बजाय वीडियो बनवाया जा रहा है। सेम ऐसा ही टास्क कोरोना काल में दिया गया था कि ताली बजाइए, थाली बजाइए, मोमबत्ती जलाइए, कोरोना भगाइए। तो ये सारी चीज़ें जो थी, जो क्रांतिकारी आइडियाज़ थे, वो फिर से आ रहे हैं। जब भी देश संकट में आता है तो प्रधानमंत्री कोई सीरियस स्टेप लेने के बजाय इस तरह के चुटकुले वाले क्रांतिकारी आइडिया लाते हैं, ताकि उनका मीम बन जाए और मामले की गंभीरता ख़त्म हो जाए। सोशल मीडिया के युग में यही हो भी रहा है। इतने गंभीर संकट में भी यूक्रेन का और रसिया का मामला चल रहा है, प्रधानमंत्री कुछ उस पर बोलते, भारतीय छात्रों को निकालने की बात करते। हालांकि 3 फ्लाइट आई है, भले ही भारतीय छात्रों ने फ़्लाइट के दाम से 3 गुना किराया दिया, लेकिन वो घर वापस आए। लेकिन इस पर भी प्रधानमंत्री क्रेडिट लेने से नहीं चूके। अभी भी हज़ारों छात्र फंसे हुए हैं, सभी पूरी तरह से निकले नहीं हैं, लेकिन चुनाव में प्रधानमंत्री जी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। यही हाल पुलवामा में भी हुआ था। तो ये सारी बातें, जो भी सब कुछ होता है, प्रधानमंत्री 24 घंटे चुनावी मोड में रहते ही हैं। जो बोलते हैं वो मीम तो बनता ही है, साथ ही साथ आलोचना भी होती है, लेकिन फिर भी भाजपा के समर्थकों को ये क्रांतिकारी लगता है। अब अगला चुनाव योगी आदित्यनाथ के गढ़, उनके मठ गोरखपुर में होने वाला है। गोरखपुर में चंद्रशेखर आज़ाद योगी आदित्यनाथ को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, ऐसा मीडिया का दावा है। लेकिन हम भी जा रहे हैं, खबर लाएंगे, दिखाएंगे, पता चलेगा कि बीजेपी का गोरखपुर में पड़ला कितना भारी है। आज अखिलेश यादव की गोरखपुर में रथ यात्रा हो रही है, जिस तरह से भीड़ जुट रही है, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि मामला, मुकाबला कड़ाई का है, टक्कर का है। इसलिए कोई भी अंदाज लगाना या ये कहना कोई भी पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है, सरासर गलत होगा। वो तो पता चलेगा 10 मार्च को ही। लेकिन तब तक हम खबरें दिखाते रहेंगे, माहौल दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए जैसे अब तक बने हैं। तमाम खबरों और अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन संजीत और सहयोगी अशरफ सिंह के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गोरखपुर, यूपी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।